नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आपको पता है कि हाल ही में 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा उनमें से एक है और 1 अक्टूबर को तमाम 90 सीटों पर एक ही चरण में हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है और 4 तारीख को ये पता चल जाएगा कि आखिर हरियाणा में किसकी बनने जा रही है सरकार। आपको पता है कि अलग-अलग तरह के सर्वेस कराए जा रहे हैं। वो तमाम एजेंसीज भी सर्वे करा रही हैं जिन्होंने 400 पार की बात की थी कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी 400 पार करने जा रहे हैं। अब एक बार फिर से मार्केट में नए नए तरह के सर्वेज आ रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम तरह की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं क्योंकि उन सर्वे में भी कितना भी उनको मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं दिख कर पा रहे हैं जिसकी चाहत वो रखते हैं या जिनके लिए वो काम करते हैं, वो उनसे करवाना चाहते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ा दाव चल सकती है आने वाले हरियाणा के चुनाव में, और वो बड़ा दाव क्या है? वो है विनेश फोगाट। आपको पता है कि जब पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर संघर्ष कर रही थी, इंसाफ की मांग कर रही थी, तब प्रियंका गांधी उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंची थी। ना सिर्फ उनको सांत्वना दी थी बल्कि उनके इंसाफ के हक की आवाज उन्होंने उठाई थी। अभी हाल ही में जब विनेश फोगाट देश लौटी और उनके स्वागत का एक लंबा चौड़ा जो पूरा का पूरी हमने यात्रा देखी, उसमें दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के और हरियाणा के कद्दावर नेता उनके साथ मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कहा था, उन्होंने एक तरह से सिफारिश की थी या ख्वाहिश जाहिर की थी कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। अब कल भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात हुई है विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने कल भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है और आज की बड़ी और अहम खबर ये है कि प्रियंका गांधी से अब से कुछ ही देर में 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, अब से कुछ ही देर में विनेश फोगाट की मुलाकात होने जा रही है। अब चुनाव से पहले ये मुलाकात यूं ही तो नहीं है, इसीलिए तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट से हरियाणा में चुनाव लड़ सकती हैं विनेश फोगाट, इसीलिए उनकी लगातार मुलाकातें हो रही हैं और लगातार हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट को एक तरह से ना सिर्फ सपोर्ट किया जा रहा है बल्कि बढ़ चढ़ के उनका साथ भी दिया जा रहा है। तो कल भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात होना और आज प्रियंका गांधी से मुलाकात होना बहुत कुछ कह रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी पुष्टि मैं अभी नहीं करती हूँ कि उनकी बहन बबीता फोगाट जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, आपको पता है कि पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था चरखी दादरी सीट से और बताया जा रहा है कि उसी सीट से उनको भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो ये सिर्फ विनेश फोगाट या एक विनेश फोगाट तक का मामला नहीं है। ये दरअसल एक सेंटिमेंट है जो पूरे हरियाणा में है। आपको पता है कि जो मेडल्स देश में आते हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा का होता है और इसीलिए खेल जो है वो एक तरह का इमोशन है हरियाणा में। और पहलवानी की बात करते हैं, खास तौर पर जो महिला पहलवान हैं उनके साथ जो कुछ बर्ताव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह के ऊपर जो इल्जाम लगे और उसके बाद लगातार इंसाफ की मांग पहलवान बेटियां करती रही। इस बीच विनेश फोगाट ने ट्वीट करके ये भी कहा कि जो गवाही के लिए जाने वाली हैं जो पहलवान बेटियां, उनकी सुरक्षा हटा ली गई है। तो ये तमाम अहम मुद्दे हरियाणा के चुनाव में सामने आने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा में वो तमाम मुद्दे हैं जो मुंह बाहे खड़े हैं, चाहे वो अग्निवीर की बात करें, किसानों की बात करें, पहलवान बेटियों की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में जो फूट है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है और जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी भारी नाराजगी है। एन वक्त पर चीफ मिनिस्टर का चेहरा वहां पर बदला जाना, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम चीजें काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में भी कितना खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा था और उसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। और अब ये लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से मजबूती से वहां पर लड़ रही है,
अकेले लड़ रही है। अब तक तो यही है कि वो अकेले लड़ रही है, किसी के साथ उसका कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। तो हरियाणा में आगे आने वाले जो चुनाव हैं, जो 1 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले विनेश फोगाट का प्रियंका गांधी से मिलना ये किस तरह के संकेत है? हरियाणा में चुनावी जो पूरी बिसात बिछ चुकी है, उसमें कौन आगे चल रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन इस बार हरियाणा की गद्दी पर बैठने जा रहा है, कौन होगा हरियाणा का चेहरा, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आप स्क्रीन पर मेहमान को ले आइए। जाना माना चेहरा, न सिर्फ हरियाणा की सियासत, देश की सियासत पर उनकी पैनी नजर, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव, और हरियाणा को हेमंत अत्री जी से बेहतर कोई और नहीं जानता है। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम बारीकियों पर जाएं राजनीति की, और आज खुलकर हम दर्शकों को ये बताएं कि दरअसल हरियाणा में क्या होने जा रहा है, क्या है वहां के मुद्दे, कौन है बड़े चेहरे, और कहां शिकस्त होने जा रही है, और कहां लग रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, कहां बीजेपी का पलड़ा भारी है, कहां बीजेपी को शिकस्त होगी, पूरे हरियाणा की बात करें। विनेश फोगाट की यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है? भूपेंद्र हुड्डा से कल उनकी मुलाकात, और अब से कुछ ही देर में उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से होना। इलेक्शन से पहले ये मुलाकातें यूं ही तो नहीं है। और विनेश फोगाट से विनेश फोगाट तक इसको सीमित करके न देखें, क्योंकि खेल हरियाणा में एक इमोशन है, और वो इमोशन इस वक्त विनेश फोगाट के साथ पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। और वो हमने अभी हाल ही में देखा, वो मेडल लेकर नहीं आई, लेकिन उनका स्वागत उन तमाम लोगों से कहीं ज्यादा हुआ जो मेडल लेकर आए, यानी कि सहानुभूति पूरी तरीके से उनके साथ है। और लोगों में एक ये भावना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, चाहे वो जब जंतर मंतर पर बैठी हुई थी या फिर ओलंपिक में। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? जी, ये जो चीज है कि विनेश फोगाट प्रियंका गांधी से मिल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिल रही है, इसमें बिटवीन दी लाइंस बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत फिलहाल के लिए नहीं। उसका कारण देखिए आप, जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जापान की पहलवान को हराया था ओलंपिक में, तो विद इन 5 मिनट्स प्रियंका जी का ट्वीट आया था, और उन्होंने बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि मेरी बहन बहुत जल्दी ही मिलेंगे भी। बहुत ही आत्मीय सा ट्वीट लिखा था, आपने उसका जिक्र भी किया था एक बार प्रोग्राम में। तो वो इनका ड्यू था। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो विनेश फोगाट ने, अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने पेरिस से ही संन्यास की घोषणा की थी। उसके बाद जब वो अपने गांव पहुंची तो उनको लगा कि कुश्ती अभी जारी रखी जा सकती है। तो अभी विनेश फोगाट ने डायलेमा में है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि कुश्ती में जारी रखना है या पॉलिटिक्स की तरफ कोई कदम बढ़ाना है। पहली बात, जहां तक हुड्डा साहब से मिलने का सवाल है, प्रियंका गांधी से मिलने का सवाल है, वो एक कटसी काल भी हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक बात विनेश फोगाट की है पॉलिटिक्स में आने की, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जो बहन है, चचेरी बहन, ताऊ की बेटी जो बबीता फोगाट है, लास्ट टाइम उसने दादरी से चुनाव लड़ा था और वो बहुत बुरे तरीके से हारी थी। अब सवाल ये कि जो इनका गांव पड़ता है बलाली गांव, जहां तक मेरी जानकारी है वो बारड़ा हल्के में पड़ता है, ठीक है। तो क्या अभी आज की हालत में विनेश फोगाट ये फैसला कर चुकी हैं कि वो कुश्ती छोड़ेंगी, और कुश्ती छोड़ने के बाद ही सक्रिय राजनीति में, एक्टिवली पॉलिटिक्स में वो आ सकती है, अदरवाइज तो उनको दोनों चीजें नहीं चल पाएंगी साथ में। तो ये फैसला तो उनको लेना है। जहां तक बात राज्यसभा ऑफर करने की बात है, वो हुड्डा साहब ने उनको ऑफर किया था कि अगर हमारे पास नंबर्स होते तो हम अपनी बेटी को जो वर्ल्ड की जो चैंपियन बनने से, जो गोल्ड मेडलिस्ट होने से रह गई है, हम उसका सम्मान राज्यसभा से करते। वो एक सिंबॉलिक जेस्चर था, वो एक इमोशनल जेस्चर था, और वो एक एल्डरली स्टेट का जो स्टेट्समैन पॉलिटिशियन है उसका एक जेस्चर था। वो अलग बात है कि अब आज की तारीख में भी शी इज नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट फॉर लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में नामांकन के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए, उनकी उम्र अभी भी एक महीना कम है। तो वो तो एक जेस्चर की बात है। आज जो वो जा रही है, दैट इज ओनली ए गुडविल विजिट एज ऑफ नाउ। और अगर उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में आना होगा तो पहले उनको कुश्ती छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती। आप भी समझती हैं, कुश्ती बहुत डिमांडिंग गेम है, बहुत एक्साइज, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग गेम है। ऐसे नहीं उसमें कि आप पॉलिटिक्स भी कर ले और ये भी कर ले। बबीता भी जब पॉलिटिक्स में आई थी सोकाल, तो उसको कुश्ती छोड़ के ही आई थी। अब जो बात है कि इनका आना या ना आना, देखिए विनेश फोगाट एक रेसलर नहीं है। विनेश फोगाट एक कल्चर का है हिस्सा, एक कल्चर का प्रतीक है, संघर्ष की कल्चर का प्रतीक। किन विपरीत परिस्थितियों में हरियाणवी समाज की गांव से बेटी उठ करके इंटरनेशनल एरिना में पहुंची, और उसने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट, कॉमनवेल्थ, एशियाड गेम्स, ओलंपिक्स, पता नहीं क्या क्या।
तो वो ना केवल अचीवमेंट्स बल्कि संघर्ष, और खास तौर पे नारी शक्ति का संघर्ष, जो लड़ाई उन्होंने जंतर मंतर पर 140 दिनों तक बाहुबली ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ी, वो हरियाणा की महिलाओं के लिए नहीं, पूरे देश की महिलाओं के सामने एक मिसाल है कि कितनी ही ताकतवर सत्ता हो, कितना ही ताकतवर आतिताई हो, अगर आप में दम है तो आप लड़ सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। उनका मामला अदालत में चल ही रहा है। कल भी रात को आपने देखा उन्होंने ट्वीट किया कि बेटियों को गवाही से पहले उनकी सुरक्षा हटानी चाहिए। तो शी इज एक्टिवली परसुइंग देयर केस ऑल्सो, जो ब्रिजभूषण के खिलाफ चल रहा है दिल्ली में। तो जो विनेश फोगाट का जो रोल है हरियाणा के अंदर, वो चाहे एक्टिव पॉलिटिक्स में आए या ना आए, ये सारे हरियाणा को पता है, हरियाणा की महिलाओं को पता है, बेटियों को पता है कि उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं और उनके संघर्ष में भाजपा ने किस तरीके से उनके साथ अन्याय किया। संसद के उद्घाटन के दिन उनको जूतों से रौंदा गया, चैंपियन बेटियों को, चाहे वो विनेश हो, चाहे साक्षी हो, चाहे तमाम पहलवान हो, किस तरीके से उनको रौंदा गया। और उनके साथ उस संकट में कौन खड़ा था, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे हरियाणा के दूसरे नेता हो, सभी गए उनके पास। तो ये लाउड एंड क्लियर है कि उनके साथ जाति किसने की और उनके बचाव में और उनकी मदद किसने की। ये चीज जो है हरियाणा के चुनाव में, जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पे बहुत ही निर्णायक प्रभाव महिला वर्ग में खास तौर पर, यूथ वर्ग में खास तौर पर जरूर डालेगी। जी, अभी की अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सर्वेस तैर रहे हैं अभी बाजार में, और ये वही सर्वे करने वाली एजेंसीज या चैनल्स हैं जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन 2024 में 400 पार पहुंचा दिए थे। लेकिन असली हकीकत क्या है आई और क्या हुआ वो हम सबके सामने है। तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद, तमाम साम दाम दंड भेद, कोई की सियासत, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड न देना, उसके बावजूद 240 पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। अब हरियाणा को लेकर भी, महाराष्ट्र को लेकर, इन तमाम राज्यों को लेकर भी उसी तरह के सर्वेस कराए जा रहे हैं, जिसमें रिस्पेक्टेबल नंबर पर लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जिताया उसमें भी नहीं जा रहा है। और खासतौर पे हरियाणा की बात करें तो नायब सिंह सैनी जो है उनको लेकर बहुत नाराजगी है। खट्टर को हटा दिया गया, लेकिन अभी भी लग रहा है कि खट्टर ही जो है वही सेंटर में है। मुझे ये बताइए, अभी हरियाणा की पॉलिटिक्स को, सियासत को आप किस तरफ और कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? कांग्रेस की पोजीशन को आप कहाँ देखते हैं? 5 सीटें लोकसभा में जीत जाना 10 में से, और अब 90 सीटें विधानसभा की। क्या लग रहा है कि अगर अभी चुनाव होते हैं 1 अक्टूबर को जब वोट डाला जाएगा, किसका पलड़ा आप भारी देखते हैं? अगर हम विश्लेषकों की बात करें तो तमाम लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। बुशरा जी, देखिए, सर्वेज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपने भी देखा, सारे देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पिछले कुछ सालों से, और वो एसओपी क्या है, इन सर्वेज को, प्रीपेड सर्वेज बोलता हूं मैं इनको, इन प्रीपेड सर्वे को प्रीपेड मीडिया के चैनलों पर चला करके एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। अगर आपको याद हो, बहुत पुरानी बात नहीं है, आपने 400 पार का जिक्र किया, 240 पे टिके। मैं आपको 2019 की बात याद दिलाना चाहता हूँ। 2019 का चुनाव सितंबर में डिक्लेयर हुआ। इधर चुनाव आयोग डिक्लेयर कर रहा था चुनाव, और उधर एक चैनल, बंगाल का चैनल है, हिंदी का चैनल है, मुख्य धारा का, नाम लेना ठीक नहीं, उन्होंने, मैं ही था वहां पर स्टूडियो में, उन्होंने वहां पर, उधर प्रोग्राम चल रहा था चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा का, और इस तरफ चल रहा था ओपिनियन पोल। और उस ओपिनियन पोल में 2019 में क्या कहा कि भाजपा 78 से 83 सीट ले सकती है। 2019 की बात कर रहा हूं। और मैंने वहां ये कहा कि अगर 40 भी क्रॉस कर जाए तो मैं, 40 से एक भी सीट ऊपर आई तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। और आपको 2019 का परिणाम याद होगा, 40 ही सीट आई थी बीजेपी की। ये 80, 78, 83, इससे क्या करते हैं? इससे एक पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड करते हैं, विपक्ष के नेताओं को दबाव में लाते हैं कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, और उस तरीके से विपक्ष ढीला पड़ जाता है। और इनके पास, जैसा आपने कहा, साम दाम दंड भेद, चुनाव आयोग, एजेंसियां, धन, सब कुछ इनके पास, प्रशासन इनके पास। ये इनका एसओपी है आजकल, ऐसे ही चुनाव लड़ते। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, सर्वेक्षण का आपने जिक्र किया, इस बार भी ये यही करने जा रहे हैं। एक आध सर्वे आ गया है इसी हफ्ते के अंदर, और अगले हफ्ते के अंदर कुछ ओपिनियन पोल्स और आएंगे। और ये कहां ले जाएंगे बीजेपी को? ये बीजेपी को 38 से 45 और 46 दिखाएंगे। पूरा लंबा नहीं, 78, 83 नहीं, क्योंकि इनके जमीन पे कहीं है नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये कोशिश ये कर रही है दिखाने की, अभी से एक नैरेटिव बिल्ड करने की,
कि वी आर गोइंग टू बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जिसके ये कहीं नजदीक भी नहीं, कहीं नजदीक नहीं। लेकिन वो एक प्रीपेड सर्वे, प्रीपेड चैनलों पे दिखाया जाएगा, नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा। लेकिन हरियाणा की जनता पिछली बार वो दूध गाजला छाछ को फूक मार मार के पीता है। तो पिछली बार जो 78 और 83 दिखाई थी, 40 आई थी, तो हरियाणा के लोग जनादेश की उस डकैती को भूले नहीं। इस बार वो उसका भी हिसाब करेंगे। दूसरा, आपने 2 दिन पहले एक और घटना देखी होगी। एक यहाँ के वित्त मंत्री हैं माननीय जेपी दलाल साहब, हरियाणा में नंबर 2 की पोजीशन पे आते हैं वो, मुख्यमंत्री के बाद वित्त मंत्री नंबर 2 पे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री सीएम के पास होती है। उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही और बड़ी शर्मनाक लोकतंत्र के लिए, कि देखिए पहली बात तो बीजेपी आ ही जाएगी, और अगर कहीं कुछ 19-21 हुआ तो हमारे जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में कौन लोग बैठे हुए, 2 ही है ना, दिल्ली में जो हमारे बैठे हुए हैं वो 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे सरकार को। लोकतंत्र के साथ आजाद भारत के इतिहास में किसी सर्विंग मंत्री ने इतनी शर्मनिरपेक्षता के साथ ऐसा दावा कभी नहीं किया, वो भी पब्लिकली ऑन कैमरा। और शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि पूरे का पूरा तंत्र आंख बंद करके बैठा हुआ है। चुनाव आयोग ने आज तक उस व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया, किसी तरीके की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वरना जनादेश की डकैती डालने की साजिश है ये जो उन्होंने बात कही है। और इसमें उनको ये बात किसने कही, ये चीज कहां से आई, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और हैरानी की बात यह है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठा रहा जिस तरीके से उठाया जाना चाहिए। इसके खिलाफ तो धरने प्रदर्शन होने चाहिए, चुनाव आयोग को शिकायत जानी चाहिए, और कार्रवाई हो सके तो चुनाव आयोग से मिलना चाहिए उस ऑडियो को लेकर के। लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब समझिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल खो चुकी है। और जो हरियाणा मैंने देखा है बुशरा जी अपने जर्नलिज्म के कैरियर में, मैंने आज तक किसी सत्तारूढ़ दल की ग्रास रूट पर इतनी दुर्गति कभी नहीं देखी जो भारतीय जनता पार्टी की आज। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो 5 सीट आई है, कांग्रेस की भी 5 सीट आई है, लेकिन वो 5 सीट किन परिस्थितियों में आई है? कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज, एजेंसियों का प्रेशर, गलत कैंडिडेट, तमाम चीजें, प्रशासन की मैनिपुलेशन, हर चीज, उसके बाद आके 5 सीटों पर टिके हैं। और विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, वहां कोई मोदी बनाम राहुल या इस तरह की कोई चीज नहीं होती। हरियाणा की जो सूरत हाल आज है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो आज है 40 सीटों पर बीजेपी आज है, इस बार पिछली से आधी भी आ जाएंगी तो अचंबा होगा मुझे। और जो आपने कहा कि नायब सिंह सैनी के खिलाफ नाराजगी है, जो पार्टी सत्ता बचाने के लिए तीसरी बार और जो सारा डॉगी मीडिया जो कुछ कर रहा है, उसके बाद आपको हकीकत बताऊं क्या है? हकीकत यह है कि इस प्रदेश का मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिसको माननीय अमित शाह ये कह चुके हैं कि अगली बार भी मुख्यमंत्री यही होंगे, घोषणा करके गए, उनको हरियाणा में अपने लिए सुरक्षित सीट नहीं मिल रही चुनाव लड़ने के लिए। कैन यू इमेजिन? जो पार्टी तीसरी बार सत्ता हासिल करना चाहती है, उसके मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षित सीट नहीं है। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, आपको ध्यान हो, 4 जून को रिजल्ट आया है, उसमें नायब सिंह सैनी साहब करनाल से चुनाव जीते हैं। करनाल कौन सी सीट है? जहां पर मनोहर लाल खट्टर 2 बार से थे, वो सीट उन्होंने खाली की, नायब सिंह सैनी जीत गए। पूरी करनाल यूनिट में इस बात का विरोध है कि हमारे स्थानीय नेताओं की बजाय 10 साल खट्टर ने खराब कर दिए और अब ये आके बैठ गए यहाँ पे, उनमें बड़ा भारी असंतोष है। और आपको ध्यान होगा चुनाव के दौरान नायब सिंह सैनी ने वायदा किया था वहां के लोगों को कि मैं अगला चुनाव यहां से नहीं लड़ूंगा और आपका ही कोई स्थानीय नेता लड़ेगा, पंजाबी समुदाय, ये बात उन्होंने कही। उसके बाद क्या किया नायब सैनी ने? उनके लिए सुरक्षित सीट की तलाश शुरू हुई। तो पहले आए गोहाना, गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर एक सीट है गोहाना सीट, जहां पर सैनी बिरादरी के काफी 45,000 के आसपास वोट है, लेकिन वो हुड्डा साहब का गढ़ है। तो फीडबैक ये आया सर्वे में कि गड़बड़ हो जाएगी, ढूंढते रह जाओगे, नाम नहीं मिलेगा। तो फिर वो दौड़े वापस अंबाला में, जो उनकी अपनी सीट है जिसमें 2014 में जीते थे, सडौरा सीट, वो वहां गए, वहां पे सर्वे कराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नायब सिंह सैनी 12 मार्च से मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और सढौरा उनकी पेरेंटल सीट है, कंस्टिट्यूएंसी, होम कंस्टिट्यूएंसी। और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सढौरा में असेंबली सेगमेंट में 22,000 वोटों से आ रहा है, मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी, सिटिंग मुख्यमंत्री की, तो वो वहां से भी नहीं लड़ेंगे। अब उनके लिए तीसरी सीट शुरू हुई, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए लाडवा सीट पर काम चल रहा है। लाडवा सीट कौन सी है?
नायब सिंह सैनी पहले एमपी थे, लोकसभा सीएम बने तो एमपी थे, और वो कुरुक्षेत्र से ही एमपी थे। लाडवा सीट पर सैनी बिरादरी के 45,000 वोट हैं, और ओवरऑल जो वोट्स हैं ओबीसी कैटेगरी के वो 90,000 हैं, और कुल कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 2 लाख के करीब वोट हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को वहां भी पसीने आ रहे हैं कि कहीं लड़ा दें और वो हार जाए। उसका कारण समझिए, पिछली बार लाडवा में बीजेपी हारी है, तो जो पार्टी अपने सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षित सीट नहीं ढूंढ सकती, चुनाव घोषित हो चुका है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मेरी तो सीट का फैसला भी हाईकमान करेगा, तो आप उस पार्टी के दिवालियापन की कल्पना कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर जो इस पार्टी की गत करके गए हैं, कहते हैं कि साहब बड़ा ईमानदार शासन था। ईमानदार शासन में उनके सलाहकारों की सूची गिनी, आप कौन कौन सलाहकार थे, उनकी बैकग्राउंड क्या थी, कितने पेपर लीक हुए, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बीजेपी में कोई जवाब ही देने वाला नहीं। जो और जातियां हुई, किसानों के साथ हुई, महिलाओं के साथ हुई, खिलाड़ियों के साथ हुई, वो छोड़ दीजिए। आम जनता के साथ पोर्टलों के नाम पर क्या क्या हुआ वो भी छोड़ दीजिए। जो मनोहर लाल की जो सलाहकार मंडली थी मुख्यमंत्री कार्यालय में, वो कितने बदनाम लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर टाइप, और वो कहते हैं कि ईमानदार शासन चलाया। मनोहर लाल 12 मार्च को हटे थे, उसके बाद जो परीक्षाएं हुई वो लीक क्यों नहीं हुई, और पिछली जो लीक हुई सारी की सारी परीक्षाएं, उसमें क्या कार्रवाई हुई किसी के खिलाफ। एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी दफ्तर में करोड़ों रुपए लिए पकड़ा गया, क्या वो अकेला ले रहा था? क्या अकेला डिप्टी सेक्रेटरी सारा काम कर सकता है क्या? उसके अलावा कहीं कुछ हुआ होता? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुशासन की जो सारी सीमाएं थी वो पार की, और उसी का परिणाम है कि आज सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए आपको दिन में बैटरी लेकर के सीट ढूंढनी पड़ रही है और आपको सुरक्षित सीट नहीं मिल रही है, और वो पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने की बात करती है। तो ये मजाक के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए सुरक्षित सीट ना मिले तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे उस प्रदेश में उस पार्टी की हालत क्या होगी। लेकिन सवाल ये है हेमंत अत्री जी, आपसे याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले जब अमित शाह वहां पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जो आरक्षण है मुसलमानों को जो दिया जाता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि वहां पर 7% के आसपास ही सिर्फ मुसलमान है। तो क्या ये जो पूरी की पूरी सियासत है भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वो मास्टर है, जहां वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना जानती है, यानी कि बांटने की सिर्फ उसकी राजनीति है, हरियाणा में क्या ये कामयाब हो पाएगी? क्या जाट वर्सेस नॉन जाट करने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? क्या मुसलमानों के नाम पर उनको एक तरह से देश का दुश्मन दिखाकर उनके खिलाफ नफरत फैलाकर क्या कामयाब हो पाएगी बीजेपी? ये मेरा सवाल है। और बाबा राम रहीम पेरोल पर फिर से आ गए हैं बाहर, तो उनका फैक्टर कितना काम करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक तरफ आप महिला सुरक्षा को लेकर लंबी चौड़ी बातें करते हैं, कोलकाता जैसे हीनियस क्राइम को पर भी राजनीति होते हुए हम ये देख रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा राम रहीम का बाहर आना। इस सब को हरियाणा की अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आप कैसे देख रहे हैं? बुशरा जी, जब जब चुनाव आता है तब तब बाबा बाहर आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे जिला परिषदों का चुनाव हो, चाहे हरियाणा में चुनाव हो, चाहे पंजाब में चुनाव हो, चाहे राजस्थान में चुनाव हो। ये मान करके चलिएगा। तो बाबा जिस दिन बाहर आए थे, मैंने उस दिन कहा था कि क्या चुनाव डिक्लेयर होने वाला है, क्या अर्ली इलेक्शन होने जा रहा है, आपको ध्यान होगा, और वो 2 दिन के बाद चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जो पार्टी एक सजा याफ्ता मुजरिम और हत्या और रेप जैसे केस में उस बाबा की भी, और जो सजा याफ्ता है, उम्र कैद है 2 उनको, उसकी मदद लेने से जो पार्टी नहीं सकती, तो उसका चाल चरित्र और चेहरा तो हरियाणा की जनता जानती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, आपको ध्यान होगा अभी जो मेवात के अंदर जो इन्होंने कोशिश की, पिछले साल तो जो किया वो सारे का सारा वेरी वेल प्लान्ड था इनका सारा, जो तथाकथित जो धर्म भीरू है। लेकिन हरियाणा के मेवात में कभी झगड़े नहीं सुने आपने, कभी भी। 1947 में गांधी जी गए थे वहां पर, उसके बाद कभी उस तरह की चीज नहीं हुई। जान पूछ करके वो पिछला सीन क्रिएट करवाया गया, अब फिर करवाया गया उसी यात्रा, जलाभिषेक यात्रा के नाम पर। लेकिन हिंदुओं ने और मुसलमानों ने बहुत ही अपनी जो सौहार्द है उसका एक नमूना पेश किया, तो ये उसमें नाकामयाब हो गए। तो हरियाणा में इनकी फेवरेट पिच क्या है? देखिए, हरियाणा 1966 में बना था बुशरा जी, और आज हम 2024 में बात कर रहे हैं। 58 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 58 में से 48 साल तक कभी भी सत्ता की मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में नहीं थी, 2014 से पहले। और उसका कारण क्या था?
कि इनकी जो बंटवारे की, विभाजन की, झूठ की, फूट की, लूट की जो राजनीति है, वो हरियाणा की भाईचारे की राजनीति से जेल नहीं करती, मेल नहीं खाती। इसलिए इनकी सीटें जो विधानसभा में आती थी वो 2, 5, 8, 12 और अगर मुझे ठीक से याद है तो मैक्सिमम 16, उसके ज्यादा कभी सीटें नहीं आई, वो भी बैसाखियों पे। कभी चौधरी बंसीलाल की बैसाखी है, ज्यादातर समय चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब की बैसाखी। ये इनका इतिहास था। 2014 में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता में थी, एंटी इनकमेंसी फैक्टर होता ही है, और उधर मोदी जी मई में प्रधानमंत्री बने थे अच्छे दिनों का नारा लेकर के कि अच्छे दिन आएंगे। उसमें किसानों की आय दोगुनी कर दी थी 2022 तक। 100 स्मार्ट सिटी भी बना दिए, देख ही रही हो आप, सारे देश में स्मार्ट सिटी। सबको पक्के घर दे दिए थे, किसानों की आय दुगनी की थी, एमएसपी की गारंटी दे दी थी, और पता नहीं क्या क्या किया था। हरियाणा चूंकि 3 तरफ से घिरा हुआ है दिल्ली से, तो हरियाणा के भोले लोग इनकी उन बातों में आ गए, क्योंकि मई में मोदी बने और अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव था विद इन 6 मंथ्स। उसके बावजूद भी हरियाणा में 47 सीटें आई थी इनकी, 47। और पिछली बार इन्होंने क्या किया 2019 में, वो जो चैनल पे सर्वे कराया 78 से 83, उसके बाद विपक्ष भी घर बैठ गया और लोग भी निराश हो गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण था पुलवामा की लहर। हरियाणा के, आपको पता है, हर 10वां सैनिक इस देश में हरियाणा से है। हरियाणा की राष्ट्रभक्त जनता उनके फिर उस बुलावे में आ गई, और हरियाणा की जनता उस तमाम सर्वे और झूठ के बावजूद 40 पर इनको लेकर के आ गई, 47 से 40 माइनॉरिटी गवर्नमेंट। लेकिन उस समय दुष्यंत जो बीजेपी के विरोध की राजनीति करते थे, वो जाके इनकी गोदी में बैठ गए। आज वो अपने घर बैठे हुए, उनके आगे कोई नाम लेवा भी नहीं है पॉलिटिक्स में। तो ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है, ये कुछ कह रहा है। और वो क्या कह रहा है? देखिए, किसान, ये जाट नॉन जाट आपने कहा बिल्कुल ठीक। इनकी जो पूरी सियासत है वो वर्सेस है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जाट वर्सेस नॉन जाट, किसी और स्टेट में ब्राह्मण वर्सेस मराठा, कहीं पर गुज्जर वर्सेस मीणा, ये सब खेल करते हैं, ठाकुर, ये इनके फेवरेट पिचेस हैं। लेकिन हरियाणा में मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस चुनाव के अंदर मेन चीजें क्या क्या है। किसानों की दुर्दशा, किसान आंदोलन के दौरान 378 दिनों तक किसानों को दिल्ली की सीमाओं के बाहर रोकना। वो किसान, उनकी कोई जात नहीं है, वो मेहनतकश कमेरा वर्ग है। उनका केवल एक बात कहनी है कि जब हम अपने देश की राजधानी में नहीं जा सकते, तो बीजेपी हमारे पास वोट मांगने कैसे आ सकती है। ये लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, गांव में घुसने नहीं दिया इनको। तो उसके बाद नायब सिंह सैनी ने क्या किया? उसके बाद उन्होंने तमाम लॉलीपॉप फेंकी। वो लॉलीपॉप क्या थी कि किसानों का ये कर देंगे, वो कर देंगे, बारिश कम हुई है 2-2 हजार रुपए दे देंगे, वो सब। उनके सरपंचों का ये कर देंगे, पंचों का ये कर देंगे। वो सारे का सारा एक वोट खरीदने की, वोट जुगाड़ने की और गांव में घुसने का रास्ता तलाशने की कोशिश की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों की कोई जात नहीं होती, उसको आप जाट गैर जाट नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। दूसरा, महिलाओं, पहलवानों, खिलाड़ियों, यूथ, अग्निवीर, कितना बड़ा इशू है। पूरा साउथ हरियाणा बीजेपी 2 बार से स्वीप कर रही है। किस कारण से? राव इंद्रजीत के प्रभाव के कारण। राव इंद्रजीत 6 बार के एमपी, 4 बार के एमएलए, और चौथी बार भी उनको एमओएस बनाया है, इंडिपेंडेंट नहीं। और किस महकमे के एमओएस है शायद किसी को भी नहीं पता, इरेलेवेंट। जिस व्यक्ति ने उनको 14 सीट 14 में दिलाई, 11 सीट 19 में दिलाई, उस व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं है। और अहीरवाल ही वो एरिया है जहां से मैक्सिमम सैनिक आते हैं। तो आपको ध्यान होगा, हरियाणा की सड़कों पर सुबह सुबह 6 बजे हजारों लड़के दौड़ते थे सड़कों पर सेना की तैयारी के लिए। जब से ये अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए, उन सब ने बेचारों ने अपना मन मार के बैठ गए। उनके लिए सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट फौजी थी। तो यूथ के साथ उनकी पीठ में छुरा घोंपा। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की दर, आप स्तब्ध रह जाएंगी। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है और बड़ा संपन्न और समृद्ध प्रदेश होता था, सोने की चिड़िया कह सकते हो। इन 10 सालों में इनकी नीतियों ने हरियाणा को कंगाली का कबूतर बना के छोड़ दिया। आप देखिए, हरियाणा में जो बेरोजगारी की दर है वो देश की औसत बेरोजगारी दर से 3 गुना है। कल्पना कर सकती है आप, हरियाणा जैसा प्रदेश, समृद्ध, संपन्न, दिल्ली से 3 तरफ से घिरा हुआ, जहां का लिटरेसी रेट बेहतर है, जहां की शिक्षा दर बेहतर है, जहां के यूथ की जो ओवरऑल ग्रेजुएशन पीजी मैक्सिमम है, वन ऑफ द टॉप, उनकी हालत ये है। और ये किस मुंह से वोट मांगेंगे उनसे? तो फिर मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया? जो ये ई गवर्नेंस के नाम पर पूरे हरियाणा को
कभी तो परिवार पहचान पत्र के नाम पर लाइनों में लगा दिया, कभी प्रॉपर्टी आई देके 70% हरियाणा लाइनों में खड़ा रहा सालों तक। हरियाणा में सिविक कम्युनिटीज की हालत देख लीजिए आप, बिजली की जो दुर्गति है, सड़कों की जो दुर्गति है। सर्दी के महीने में, गर्मी छोड़ दीजिए, सर्दी के महीने में लोग टैंकरों से पानी मंगवाते हैं खरीद के। ये हरियाणा का सिविक कम्युनिटीज है। 4 बूंद गिरती है। आपने गुड़गांव के मिलेनियम सिटी में कितने प्रोग्राम किए हैं, कितने कितने घंटों के जाम होते हैं। तो और वही मनोहर लाल खट्टर जो तबाह कर दिया सारे सिस्टम को, वो अब इस देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, हरियाणा का सत्यानाश करने का इनाम मिला है, उनको सजा नहीं मिली। और वो सारी बुराई किस पे टिक रही है? वो नायब सिंह सैनी पे। नायब सिंह सैनी 12 मार्च को सीएम बने, लोकसभा चुनाव की घोषणा, वो आपको पता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अब इस विधानसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। उनके पास तो महीना ही 1.5 है। वो कितने खड़े भरेंगे? 10 साल में जो मनोहर लाल खट्टर खड्डे खोद के गए हैं, वो कितने खड़े भर देंगे? तो वही स्थिति आज बीजेपी की है। चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। और आज भी अगर आप देखेंगे व्यवहारिक पक्ष, कहने को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, प्रॉक्सी ड्राइविंग आज भी मनोहर लाल कर रहे हैं। कारण 4th फ्लोर मुख्यमंत्री सचिवालय, सारे का सारी टीम आज भी मनोहर लाल की यूं की यूं है। पूरा खुफिया तंत्र सेम है, पूरा गवर्नेंस सिस्टम यूं का यूं है। नायब सिंह सैनी चाहे करेंगे तो क्या करेंगे? और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर को दोबारा लाया जा सकता है अगर कहीं बीजेपी का कोई ऑपरेशन लोटस और ये जो भी ये काम करते हैं मैनिपुलेशन, और जो जिसकी बात श्रीमान जेपी दलाल कर रहे हैं कि 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे, तो उसके पीछे एक मंशा है, उसके पीछे एक षड्यंत्र है, उसके पीछे एक साजिश है। वो ये है कि नायब सिंह सैनी को दिखाओ, ओबीसी की वोट हथियाओ और फिर जो मर्जी आए उसको बढ़ाओ। यही काम ये 2014 में कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। रामविलास शर्मा अध्यक्ष थे, मनोहर लाल को तो कोई जानता भी नहीं था। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, 47 सीटें आई और सीएम बने मनोहर लाल खट्टर। तो बीजेपी 14 में ये कर चुकी है हरियाणा में, उनको 24 में करने में क्या परेशानी है अगर सीट आए तो। लेकिन हरियाणा की जनता इतनी समझदार है कि वो तीसरी बार धोखा खाने को तैयार नहीं है। हरियाणा उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड में क्या किया मोदी जी का कमाल देखिए आप, सैडिस्टिक प्लेजर की बात है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, आपको याद होगा वो विधानसभा का चुनाव अपनी कंस्टिट्यूंसी से हार गए, अपनी कंस्टिट्यूंसी से। और मोदी जी ने अपनी कंस्टिट्यूंसी हारने वाले व्यक्ति को फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। कल्पना कर सकती है आप? ये लोकतंत्र इसको कहेंगे आप, या सैडिस्टिक प्लेजर है कि तुमने इनको हराया, यही तुम्हारा इलाज करेंगे। तो हरियाणा में एक चर्चा ये भी है कि जो जेपी दलाल वगैरह जो ये सारी षड्यंत्र और उनकी बात करें, सरकार गिरा देंगे और कर देंगे, बेसिकली दे हैव लॉस्ट ग्राउंड। और वो येन केन प्रकरण किसी भी चक्कर में सरकार को अस्थिर करके बैकडोर से मनोहर लाल को दोबारा लाना चाहते हैं। ये चर्चा भी हरियाणा के ग्रास रूट में बहुत ज्यादा है। लेकिन हरियाणा की जनता पॉलिटिकली आपको पता बहुत सजग है, वो धोखा नहीं खाएगी। और हेमंत जी, फिर ये सवाल आ जाता है कि जेजेपी और आईएनएलडी, इनका रोल आप इस चुनाव में कैसे देखते हैं? क्योंकि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते हुए जेजेपी से जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कन्नी काटी भारतीय जनता पार्टी ने, उसका इस्तेमाल किया और उसको अब ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसके पास कोई बहुत रास्ता बचता नहीं है। और साफ तौर पर यह भी लग रहा है, कुछ पॉकेट्स में छोड़ दें, कि लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होने जा रही है हरियाणा की अगर हम बात करते हैं। तो क्या जेजेपी और आईएनएलडी का कोई रोल आप देखते हैं इसमें? मायावती ने आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया, उसका कोई आप रोल देखते हैं? क्या ये सिर्फ मुखौटों के तौर पर पेश किए जा रहे हैं ताकि जो दलित वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी की जा सके, उसमें कोशिश की जा सके? लेकिन क्या ये आपको मुमकिन लगता है? क्योंकि हमने हाल ही के चुनाव में देखा है कि लोग अब डिसाइसिव होकर वोट करते हैं। अब वो किसी बिचौलिए या किसी बी टीम को एंटरटेन नहीं करते हैं। ये पहले शायद हमने कभी देखा हो। हरियाणा में फिलहाल स्थिति इसकी क्या देख रहे हैं? और फिर कांग्रेस को लेकर भी मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हरियाणा की पॉलिटिक्स को आप 66 से अगर आप स्टडी करेंगे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहा वो रहा है नेशनल पार्टी के अलावा एक रीजनल फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, बड़ी मजबूत रही है। कभी चौधरी देवीलाल के रूप में, कभी चौधरी बंसीलाल के तौर पे, कभी चौटाला साहब के तौर पे। इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। क्यों है वो? आप लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखिए, केवल बहुत ब्रीफ में, हालांकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन ब्रीफ में। 2024 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिली 46.3%, 5 सीट आई। कांग्रेस को वोट मिली 43.8%, 5 सीट आई।
अब जिन दो पार्टियों की आप बात कर रही हैं, वो पार्टियां बीजेपी के लिए बूंद साबित होती रही हरियाणा में, वो कांग्रेस की वोटों में खाती रही। वो कौन सी पार्टियां हैं? जेजेपी। जेजेपी को 2019 के असेंबली चुनाव में आपको याद होगा 14.9% वोट मिले थे, 14.9। और कांग्रेस को कितने मिले थे? 28.3, आधे वोट, और 10 सीटें मिली थी। इस लोकसभा चुनाव में जो 4 जून को रिजल्ट आपने सुनाया, उसमें जेजेपी के वोट आए 0.87%। 0 पॉइंट। तो वो कांग्रेस की वोट काटने की हैसियत में है क्या? फिर आईएनएलडी, चौटाला साहब की पार्टी। आईएनएलडी 2014 में मुख्य विपक्षी दल था। इस चुनाव के अंदर आईएनएलडी की वोट आई 1.75%। बीजेपी की सफलता का राज क्या था? बीजेपी की सफलता का राज था जाट वर्सेस नॉन जाट, पहली, जो वर्सेस करते हैं, और फिर जाट वोटों में विभाजन किसके जरिए? चौटाला साहब की पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी। तो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग गई, और 14% बहुत मैसिव होता है। तो इस लोकसभा चुनाव को अगर आप देखेंगी, और इसको विज़-विज़ 2019 के लोकसभा चुनाव में देखेंगी, तो कांग्रेस पार्टी को जो लाभ हुआ है पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो वो हरियाणा में हुआ है, वोट परसेंटेज के शेयर के अंदर। कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव का बढ़ा है वो 15.3%, और बीजेपी का जो घटा है वो 12%। तो ये डायरेक्ट फाइट है। इसमें बीएसपी भी थोड़ा मोटा आएगी। आईएनएलडी के साथ उनका अलायंस किसने कराया है वो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये सारे काम बीजेपी करती है। बीएसपी का जो अलायंस हुआ है, और जेजेपी में तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि एक भी सीट पर नाम लेवा नहीं बचेगा, एक पर भी। खुद दुष्यंत चौटाला चुनाव हारेंगे और उनकी मां भी चुनाव हारेंगे। 10 थे, 3 तो रह गए आज, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा की जनता हर चीज माफ कर सकती है, विश्वासघात माफ नहीं करती। दुष्यंत चौटाला पिछली बार क्या कह के आए थे कि अब की बार भाजपा यमुना पार, यानी कि हरियाणा से बाहर। और जैसे ही सत्ता का दांव लगा, बीजेपी ने उन्होंने सपोर्ट नहीं मांगी, बीजेपी के पास इंडिपेंडेंट थे, खुद जाकर के अनुराग ठाकुर को लेके अमित शाह के यहां सरेंडर करके आए और बिना शर्त समर्थन देके आए। और उसकी एवज में कितने महकमे दुष्यंत चौटाला के पास रहे? 4.25 साल में उन पे क्या क्या आरोप लगे भ्रष्टाचार के, नीतिगत भ्रष्टाचार के, तमाम तरह के आरोप लगे। किसी की कोई जांच नहीं हुई, लेकिन फाइलें तो हैं आज भी सारी। और हरियाणा की जनता ये जानती है कि जिस वोट बैंक को वो रिप्रेजेंट करते थे वो वही वोट बैंक है, जाट। और जाट कभी भी माफ नहीं करता इस तरह की चीज जिसने पीठ में छुरा घोंपा हो। तो आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला की मां की भी जमानत जब्त हुई लोकसभा के अंदर, किसी को नहीं बख्शा गया, 0.87%। तो इस बार जो मुकाबला है बुशरा जी, आम आदमी पार्टी भी आएगी, 2-4% वोट वो भी खराब करेंगे। लेकिन हरियाणा की जनता की एक और खासियत याद रखिएगा, वो कभी भी हारने वाले को वोट नहीं डालते, वो आपको जिताने के लिए वोट नहीं डालते, वो किसी का इलाज करने के लिए वोट डालते हैं। और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने की सोच चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो इलाज हरियाणा में होगा, उसकी आवाज महाराष्ट्र में भी जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। अगले साल शुरू में दिल्ली का चुनाव भी। जी बिल्कुल। और ये जो 2 चुनाव होने जा रहे हैं, आप ये देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये बात बार-बार कहना ज़रूरी है। क्योंकि इससे ही लोगों को ये पता तो चले कि कैसे किस तरह की दोगले वचन जो हैं वो कि दिए जाते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। एक तरफ आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, और एक तरफ आप 4 राज्यों के इलेक्शन भी एक साथ नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्थिति क्या है उन राज्यों में। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर लेते हैं, उसके नतीजे बहुत कुछ दिल्ली में भी तय करने जा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अभी से ही विरोध के स्वर, चाहे वो नायडू की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की, या फिर नीतीश कुमार की बात करें, वो पहले से ही उठने लगे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन सवाल हरियाणा के हवाले से और कांग्रेस के हवाले से, हेमंत अत्री जी, कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि इलाज करने के लिए वोट करेंगे इस बार हरियाणा के लोग, लेकिन जिसको वो डॉक्टर समझ रहे हैं, वो डॉक्टर आपको कितना वेल वर्स लग रहा है, कितना तैयार वो आपको लग रहा है डॉक्टर? क्या आपको लग रहा है कि जो गुटबाजी है, आपसी गुटबाजी, क्या वो इलेक्शन तक भूलने के लिए तैयार है, या उनको सुलझा लिया गया है? क्या जो हाईकमान है उनका इंटरवेंशन कुछ काम कर रहा है? क्या स्थिति को देखते हैं आप कांग्रेस की, और कितनी मजबूत आप उसको देखते हैं? अच्छा सवाल है बुशरा जी आपका। और प्रतिस्पर्धा को गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी कहती है। मैं मानता हूं हरियाणा में गुटबाजी कांग्रेस की सबसे बुरी बीमारी रही है,
और लगातार रही है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब से हमने देखा है तो लूटबाजी रही है। लेकिन इसी को एक्सप्लेन करने का दूसरा शब्द भी है प्रतिस्पर्धा। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर हो तो वो अच्छी है किसी भी पार्टी के लिए। इस बार इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, हरियाणा में जो गुटबाजी है वो तो तीन ही गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा और हाईकमान अपने रणदीप सुरजेवाला। और हाईकमान उसको बड़ा इफेक्टिवली डील भी कर रही है। आपने कल भी पिक्चर्स देखी होगी, परसों मीटिंग बुलाई थी और जैसे सारे हंस हंस के बात कर रहे थे वो सारी चीज। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को चाल चरित्र चेहरा और अनुशासित पार्टी कहती है, हरियाणा में कितनी भाजपा है? हरियाणा में मनोहरी भाजपा है, जो मनोहर लाल की जो पूरी की पूरी वो और उनके सलाहकारों की जो जुंडली और मंडली है। और उसके अलावा हर जिले के अंदर अलग अलग भाजपा है। कोई रामविलास की भाजपा है, कोई इंद्रजीत की भाजपा है, कोई ओम प्रकाश धनखड़ के एरिया है, कोई अभिमन्यु का एरिया है, कोई किसी का एरिया है। क्या है ये? और वो सारे का सारा बेसिकली मेरा पहले दिन से ये कहना है, इस चुनाव में जो ग्रास रूट पे मैं देख रहा हूं घूम के, इस बार कांग्रेस पार्टी केवल सेल्फ गोल ना करे, केवल सेल्फ गोल ना करे तो वो इतिहास की हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स ले सकती है। और वो सीट्स कितनी है? 2005 में आपको याद होगा कांग्रेस की 90 में से 67 सीट्स आई। आज की तारीख में ग्रास रूट पे स्थिति यह है कि कांग्रेस कैन हैव 70 सीट्स वेरी कंफर्टेबली, प्रोवाइडेड वो कैंडिडेट गलती ना करे। अब ये मेरा करके अगर हो तो उसमें पार्टी का नुकसान होगा, स्टेट का नुकसान होगा। स्टेट ने 10 साल पहले बहुत झेल लिया है। हरियाणा जैसा प्रोग्रेसिव स्टेट ऑन ऑल पैरामीटर्स आज वन ऑफ द मोस्ट रिग्रेसिव स्टेट्स है बीजेपी की पॉलिसीज के कारण। तो कांग्रेस पार्टी का ये ओनस बनता है, ये नेशनल पार्टी होने के कारण और सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण, स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी होने के कारण, उसके नेताओं का भी ये फर्ज है कि वो अपनी प्रतिस्पर्धा को अपने तक सीमित रखें, प्रदेश का नुकसान ना करें, विनेबल कैंडिडेट्स दें और पार्टी पहले रखें, अपने हितों को अगर बाद में रखें। और मैं तो ये कहता हूं केवल सेल्फ गोल ना करें, बस केवल कैंडिडेट ठीक देने हैं आपको, उसके अलावा बाकी इलाज तो जनता कर देगी। ये हरियाणा की जनता मन बना के बैठी हुई और यही कारण आप देख रही हैं। आपने जो जिक्र किया सर्वे का, बीजेपी जैसी शर्मनिरपेक्ष पार्टी और इस तरह का जो प्रीपेड मीडिया, वो चाहकर भी ये नहीं कह पा रहा है कि हमारी 45 से ऊपर सीट आएंगी। ये कुछ कह रहा है, जिसकी ये 400 बताते थे वो 240 पे आ गए। अगर उन्होंने ग्रास रूट की रियलिटी बताई होती तो बीजेपी को 150 सीट नहीं आनी थी। वो कैसे हुआ? सेंटर में भी चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, नेताओं की कैद, इलेक्शन मैनिपुलेशन और उसके बाद ये सर्वेज, इन सब का कॉकटेल बना के दिल्ली में सत्ता हथियाई गई। और उसी का जिक्र जेपी दलाल हरियाणा में कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं भी आई तो हम 6 महीने में सरकार पलट देंगे। वो कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो इन सारे शब्दों को बिटवीन दी लाइंस पढ़ने की क्षमता मुझे लगता है हरियाणा के वोटर्स के अंदर बहुत अच्छे से है और वो इनका इस बार सूद समेत हिसाब लेंगे, प्रोवाइडेड कांग्रेस पार्टी गलती ना करे। और वो गलती है अपने को पार्टी से ऊपर रखने की। पार्टी फर्स्ट और स्टेट फर्स्ट की अगर बात होगी तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस बार हिस्टोरिकल मैंडेट नहीं ले पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और खासतौर पे एक नंबर, एक फिगर आपने दे दिया है। मैं सवाल आपसे पूछती लेकिन आपने पहले ही दे दिया कि इस बार हरियाणा में इतिहास रच सकती है, अपने अपने ही इतिहास यानी कि जो उसकी सीटें आई है उससे आगे जा सकती है कांग्रेस पार्टी। इतनी नाराजगी जमीन पर देखने के लिए मिल रही है और मुद्दे भी आप ये देखिए कि जो मुद्दे नेशनल हैं लेकिन उसका सेंटर हरियाणा, आप चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर हम अग्निवीर जैसे मुद्दों की बात करें या पहलवानों की बात करें, किसानों की बात करें, ये तमाम मुद्दे देश के मुद्दे हैं। इससे इमोशन जो है वो देश का जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हरियाणा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। एक लाइन में आपसे जवाब देना चाहूंगी बस, हेमंत अत्री जी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, हम लगातार अलग अलग सर्वे देख रहे हैं जहां पर डिफरेंस हुआ करता था कि नरेंद्र मोदी तो 70 और 60 पर पहुंच रहे हैं परसेंट पर और राहुल गांधी को 20-30 पर सिमटा दिया जाता था। अब हालत ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल पास पास। तो आप हरियाणा में आपको मोदी फैक्टर, राहुल फैक्टर, कौन सा फैक्टर आपको ज्यादा काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जो जनता से बात कर रहा है, जो जनता के बीच है, वो तो राहुल गांधी नजर आते हैं। मोदी जी तो विदेश में नाम कमा रहे हैं। बुशरा जी, आपने एक लाइन में जवाब मांगा, मैं एक ही लाइन में जवाब दे देता हूँ आपको। मोदी जी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 3 रैलियां करके गई थी, अंबाला, सोनीपत और महेंद्रगढ़।
उनमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। परिणाम आपके सामने है। आपने एक सीट में जवाब मांगा, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस चुनाव में देखिए मोदी को चुनाव से दूर रखने की कोशिश भरपूर होगी, और उनकी जो रैलियां कराई जाएंगी वो केवल अर्बन पॉकेट्स में कराई जाएंगी। रूरल में तो बीजेपी की घुसने की हिम्मत नहीं है हरियाणा के अंदर। दिस इज ए फैक्ट। अर्बन पॉपुलेस के अंदर अभी भी थोड़ा मोटा असर बीजेपी का है, क्योंकि काडर रहा है इनका, आरएसएस का, जनसंघ का, वो सारी चीजें। गांव के अंदर इनका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम और जाट वर्सेस नॉन जाट, ये हरियाणा की जनता इस बार कांग्रेस गलत ना करे, बाकी जनता इनका सूद समेत हिसाब अपने आप कर देगी। जी, हमने तो लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि नेता प्रचार करने के लिए नहीं जा पा रहे थे बीजेपी के, गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, उनको एक तरह से खदेड़ा जा रहा था, बाहर निकाला जा रहा था। वो तो लोकसभा चुनाव थे, अब तो विधानसभा चुनाव है। आप ये सोचिए कि नाराजगी और कितने चरम पर देखने के लिए मिलेगी। वो देश का चुनाव था, ये राज्य का चुनाव है, तो स्थितियां बहुत साफ हैं। अगर कांग्रेस कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले, कुछ अपनी ही गलतियां इतनी बड़ी ना कर दे, तो वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि हरियाणा में पूरी जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से साफ है कि इस बार लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, और जिस तरह से हेमंत जी ने कहा कि इलाज करने के मूड में बैठे हुए हैं। और इलाज किसका करेंगे? जो सत्ता में है, जाहिर सी बात है उन्हीं का ही करना है। जिनके पास सत्ता नहीं, उनका इलाज क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आपने आज हरियाणा की पूरी तस्वीर जनता के सामने, हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने पूरी खोल कर रख दी। उन्हें बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि अभी की अगर हम बात करें तो हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है। अभी कुछ दिन का इंतजार और हम करेंगे, 10-15 दिन का, और फिर एक बार फिर से आपसे हरियाणा को लेकर बात करेंगे कि स्थितियां क्या बदली हैं या फिर वही स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।